स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम 12th क्लास के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बुक समष्टि अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र क्या है तथा इसके हम क्या क्या पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में, इसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जो ये मैक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें बड़े का जो अर्थ है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से लिया जाता है। समझ में आ गया होगा। एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कराती है। हमने ये पढ़ा कि समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि आर्थिक प्रश्न और आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। अब देखते हैं आर्थिक प्रश्न क्या होते हैं। आर्थिक प्रश्न या आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे आर्थिक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है जो देश के निवासियों के कल्याण से संबंधित हों, जिनसे देश के निवासियों का भले से जुड़ा हो जो चीज़ें, वो ये प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे निवासियों का रोजगार, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि, मुद्रास्फीति कीमत बढ़ने की समस्या और मंदी की समस्या आदि, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये आर्थिक प्रश्न या आर्थिक समस्याओं में इन्हें गिना जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अब सेकंड टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। हम समष्टि अर्थशास्त्र की बुक में क्या क्या पढ़ेंगे ये इसके बारे में देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से अभिप्राय समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। पहला है राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समुच्चयों का आकलन। इस समष्टि अर्थशास्त्र में हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा तथा कैसे राष्ट्रीय आय को कैसे निकाला जा सकता है और जीडीपी, एनडीपी आदि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी सकल घरेलू उत्पाद या शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे आने वाले चैप्टरों में होगा। और सेकंड पॉइंट है रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में हम बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करेंगे तथा उससे बेरोजगारी को कैसे कम किया जा सकता है, उसके उपायों को पढ़ेंगे। और जो रोजगार का सिद्धांत है इसमें सबसे वो फेमस जो सिद्धांत है वो केन्ज का रोजगार सिद्धांत है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम। मुद्रा के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी वाणिज्य बैंक जो है, व्यापारिक बैंक, वो मुद्रा का सृजन कैसे करते हैं, यानी मुद्रा को कैसे वो पैसे कैसे कमाते हैं और कैसे काम करते हैं, और केंद्रीय बैंक कैसे काम करता है उसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है, या मतलब इसमें हम केंद्रीय बैंक की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने किस प्रकार से वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण रखता है और उसका वो नागरिकों से या फिर अर्थव्यवस्था से किस प्रकार संबंध रहता है, इसके बारे में। सामान्य कीमत स्तर या स्फीतिकारी तथा अविस्फीतिकारी अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। स्फीतिकारी यानी कीमत बढ़ने की समस्या, स्फीति, और अविस्फीति का मतलब होता है कीमत घटने की समस्या। इसके बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह है सामान्य कीमत की स्तर की दिशा को व्यक्त करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो सामान्य कीमत स्तर की दिशा को व्यक्त करता है, यानी कीमत
बढ़ रही है या घट रही है इसको बताता है। तो अगर कीमत बढ़ती है तो उससे स्फीतिकारी अंतराल पैदा होता है, और अगर कीमत घटती है तो इससे अविस्फीतिकारी अंतराल पैदा होता है, जो ये हमें बताता है। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार की भूमिका। समष्टि अर्थशास्त्र में हम सरकार की भूमिका या सरकारी बजट के बारे में भी पढ़ेंगे कि सरकारी बजट कब और किस दिन पेश किया जाता है, और बजट में क्या क्या होते हैं और क्या क्या होता है, और यह आर्थिक क्रिया देश के लोग की आर्थिक क्रिया या अर्थव्यवस्था में को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में हम विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर तथा भुगतान शेष के बारे में भी जानेंगे कि किसी देश की नोट या पैसों का जो विनिमय दर है वो कैसे किस प्रकार व्यवस्थित या निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें मान लो $1 अगर हमें लेना है तो उसकी कीमत इस वक्त 72 रुपये के आसपास चल रही है। तो ये और एक टाइम था जब ये दोनों बराबर थे, ₹1 इक्वल टू $1 था, और अब 72 रुपये हो गया है। तो इसे कैसे निर्धारित किया जाता है इसे भी पढ़ेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सर, आज हमने पढ़ लिया है समष्टि अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। एक बार सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, शुरू में हमने पढ़ा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो था उसको इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते थे, और मैक्रो जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है बड़ा। और समष्टि अर्थशास्त्र के संदर्भ में बड़े का अर्थ समस्त अर्थव्यवस्था से लिया गया, और इसकी परिभाषा इस प्रकार से बनी। समष्टि अर्थशास्त्र को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अब ये आर्थिक समस्या और आर्थिक प्रश्न क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। जो लोगों के मतलब आर्थिक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो देश के निवासियों के कल्याण से संबंधित होते हैं, जैसे निवासियों का रोजगार, अर्थव्यवस्था में उत्पादन की वृद्धि, कीमत वृद्धि की समस्या यानी मुद्रास्फीति, और मंदी की समस्या। जो ये सारी चीज़ें लोगों के कल्याण से संबंधित होती हैं, और ऐसी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़ी समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में कि हम इसमें और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय तथा इसके संबंधित समुच्चयों का आकलन करते हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है, GDP सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, NDP शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। रोजगार के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में वो बेरोजगारी जो है इसके कारणों का वर्णन होता है, और इसके बेरोजगारी को कम करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं। और हमने पढ़ा कि केंज का सिद्धांत भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट था मुद्रा का सिद्धांत कि वाणिज्य बैंक या फिर व्यापारिक बैंक कैसे काम करते हैं, और देश का केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट था स्फीतिकारी और अविस्फीतिकारी अंतराल क्या होता है, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे हम। तो स्फीतिकारी अंतराल के बारे में हमने पढ़ा कि जब कीमतें बढ़ती हैं तब स्फीतिकारी अंतराल पैदा होता है, और जब कीमतें घटती हैं तब अविस्फीतिकारी अंतराल पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सरकार की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार किसी अर्थव्यवस्था में कैसे भूमिका निभाती है, या सरकारी बजट की क्या भूमिका होती है किसी अर्थव्यवस्था में। और विदेशी विनिमय दर के बारे में पढ़ेंगे कि किसी देश की करेंसी को दूसरे देश से एक्सचेंज करने के लिए उसकी कीमत को कैसे मापा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था $1 का जैसा एग्जांपल लिया था। और चलिए, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अब नेक्स्ट वीडियो पहले चैप्टर की आएगी।